क्योंकि 50 नंबर का जो होता है हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझिए कि इसको करने के बाद आपका 50 नंबर क्लियर हो गया, ठीक है ना। उसका 5वां वीडियो है, ये वाला क्या है, 5वां वीडियो है, सुपर 30 सीरीज़ का 5वां वीडियो, 5वां चैप्टर। यानी कहने का मतलब हम लोग प्रत्येक वीडियो में एक चैप्टर के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना, जो कि पूरे चांस है कि परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी का एक प्रथम 5वां सीरीज़ है। चार सीरीज इसका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और आप लोग और भी वीडियो इसका देखना चाहते हैं अगले सीरीज़ का, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियो डेली अपलोड होगा आप लोगों का क्या होगा, उसको मिलते रहेगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन है नागरी लिपि। नागरी लिपि पहले बात समझ लीजिए कि नागरी लिपि किसने लिखा है। गुणाकर मूले एक मराठी लेखक है, ठीक है ना, वही नागरी लिपि को लिखा है, ठीक है। नागरी लिपि में क्या है कि नागरी जो हम लोग का हिंदी भाषा है ना, नेपाली भाषा है, हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, ये सब का सब देवनागरी लिपि में, यानी हिंदी में जो भी चीज़ लिखा है ना, सब देवनागरी लिपि में लिखा गया है। उसका लिपि का नाम होता है देवनागरी लिपि। लिपि बहुत सारे हैं भारत में, जैसे मान लीजिए पंजाबी भाषा जो है ना, गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है। उसके बाद में क्या होता है रोमन लिपि है। उसके बाद में हम लोग का खरोष्टी लिपि भी है। ऐसे ही मतलब बहुत सारी लिपियाँ हैं। उसी का एक और लिपि का नाम है देवनागरी, जिसमें हम लोग का हिंदी जो भी चीज़ हिंदी में लिखा रहता है सब का सब क्या है, देवनागरी लिपि में लिखी गई है, ठीक है ना। भारत सरकार का जो लिपि जो मान्यता प्राप्त है ना, भारत सरकार का वो देवनागरी ही है, भारत का राजकीय लिपि, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, हम लोग उसी के बारे में आज डिटेल 30 क्वेश्चन को करेंगे। कह रहा है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत, ठीक है। तो चलिए, इसका क्वेश्चन इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी भारत, ठीक है। दक्षिणी भारत से हम लोग को नागरी लिपि का शुरुआती लेख जो मिलता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, बेतमा दानपत्र किस समय का है। बेतमा दानपत्र किस समय का है। 1020 ईस्वी, 1021 ईस्वी, 1022 ईस्वी एंड 1023 ईस्वी, ठीक है। इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा 1020 ईस्वी। बेतमा दानपत्र क्या है। देखिए, दानपत्र का मतलब होता है उस पर कुछ लिखा हुआ रहता था, ठीक है ना, दानपत्र था वो जो था ना। बेतमा दानपत्र 1020 ईस्वी का है। इससे हम लोग को ज्ञात होता है कि इस लिपि का जो है ना नया मतलब नहीं होता है कि बनता है लिपि, कोई भी लिपि बनता है, क ख ग कुछ भी बना होगा ना, पहले टाइप हुआ होगा, उसका मतलब बनाया गया होगा। तो 1000 ईस्वी के आसपास में माना जाता है कि उसी समय हम लोग का जो देवनागरी लिपि है ना, उसी समय बनना शुरू हुआ। बेतमा क्या है। बेतमा एक जगह का नाम है, ठीक है ना। एक मतलब शहर कह सकते हैं, एक ज़िला कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जगह का नाम है बेतमा, जो कि शायद मध्य प्रदेश में है। बेतमा जगह मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। चलिए, इसका आंसर समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। 8वीं सदी, 6ठी सदी, 9वीं सदी और 4थी सदी। इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका आंसर होगा 8वीं सदी। इसका आंसर क्या होगा, 8वीं सदी से हम लोग को उत्तर भारत से, हम लोग क्या बिहार क्या है, उत्तर भारत में है, ठीक है ना। उत्तर भारत, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब का सब हम लोग को उत्तर भारत में मानते हैं, ठीक। तो इस क्षेत्र से 8वीं सदी में यानी 800 ईस्वी के आसपास से हम लोग का देवनागरी लिपि मिलना शुरू हो जाता है इधर, ठीक है ना। राजाओं के जो भी मतलब नहीं होता है कि शिला लेख होते हैं, शिलाओं पर लिखे हुए, उससे मालूम चलता है कि हाँ उस समय तक यहाँ शुरू हो गया था देवनागरी, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में हुई थी। मिडिल स्तर की पढ़ाई जो है किस भाषा में हुई थी उनकी। गुणाकर मूले इस चैप्टर के लेखक हैं, देवनागरी लिपि के लेखक हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई जो थी ना मराठी भाषा में हुई थी। किस भाषा में हुई थी, मराठी भाषा में हुई थी। मराठी महाराष्ट्र की भाषा है, महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था और मराठी भाषा शुरू में अपना मतलब शुरुआती शिक्षा नहीं होता है, प्राइमरी एजुकेशन मराठी भाषा से ही शुरू किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की। मूले यानी गुणाकर मूले जी अंग्रेजी हिंदी की पढ़ाई, देखिए शुरुआती शिक्षा तो उनकी मतलब समझिए कि मराठी भाषा में हुई, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी की शिक्षा कहाँ से शुरू मतलब प्राप्त किया उन्होंने, ठीक है। दिल्ली, जौनपुर, वर्धा, इलाहाबाद। आंसर होगा सी, वर्धा, ठीक है ना। वर्धा से उन्होंने शिक्षा क्या बोलते हैं अंग्रेजी और हिंदी की शिक्षा शुरू की, ठीक है, वर्धा से। जौनपुर और इलाहाबाद दोनों को दोनों उत्तर प्रदेश में है और वर्धा शायद महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। वहीं से उन्होंने अपना हिंदी और अंग्रेजी की शिक्षा पूरा किया था। अगला क्वेश्चन, नेपाली, बंगाली, हिंदी आदि भाषाएं किस लिपि में हैं। खरोष्टी लिपि, ब्राह्मणी लिपि, गुरुमुखी लिपि, देवनागरी लिपि।
देखिए सब के सब देवनागरी लिपि में है, ये सब के सब क्या है, देवनागरी लिपि में है, देवनागरी लिपि में लिखी है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ, थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे देखिए बंगाली जो है ना, बंगाली भाषा जो भी होता है ना, बंगाली भाषा देवनागरी लिपि के समान ही लिखा जाता है, लेकिन इसको देवनागरी लिपि मतलब शायद नहीं कहा गया है, इसको देवनागरी की बहन कहा गया। यानी देवनागरी बहन एक समान होती है ना, दो मान लीजिए दो बहनें हैं तो एक समान होती है, मान लीजिए जुड़वा बहन कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब बंगाली लिपि जो है ना, बंगाली जिस लिपि से लिखी गई है, बंगाली भाषा के शब्द क ख ग जो भी उसका अलग होता है, हम लोग का हिंदी का अलग होता है, तो उसी टाइप से उसकी जो भाषाएं हैं ना, मतलब इसी के जैसा है, देवनागरी के जैसा ही है, ठीक है। इसकी बहन कह सकते हैं, लेकिन इसको इसी में मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसको और गहराई से देखा जाए तो बंगाली लिपि थोड़ा सा अलग होता है, इसकी देवनागरी की क्या है, बहन है बंगाली लिपि, बल्कि हिंदी और नेपाली क्या है, देवनागरी लिपि में लिखी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? 1935, 1936, 1937 और 1938 में, ठीक है। इसका आंसर 1935 में, गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। उसी समय बताएं कि इनका जन्म जो है ना, मराठी भाषा में शिक्षा ग्रहण हुआ था। जाहिर सी बात है, इनका जन्म कहाँ हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन 9 नंबर, किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी गई है? यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, विस्तृत जानकारी यानी पूरा डिटेल्ड में जानकारी दिया गया। किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की डिटेल्ड जानकारी? संस्कृति, अक्षर कथा, प्राचीन भारत का इतिहास और पुरालिपि शास्त्र, ठीक है। इसका आंसर होगा अक्षर कथा, अक्षर कथा इसका आंसर होगा, ठीक है। अक्षर कथा में पुरानी लिपियों की इतिहास मतलब पूरा जानकारी दी गई अक्षर कथा में। 10 नंबर, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? कहा जाता होगा नहीं, क्या कहा जाता था? गुप्तों की राजधानी को हम लोग पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, बिलासपुर, देवनगर। देखिए पाटलिपुत्र और कुसुमपुर ये दोनों के दोनों पटना के प्राचीन पुराने नाम हैं, ठीक है ना। और बिलासपुर शायद 2 जगह है, एक हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर है और एक मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ साइड में बिलासपुर है। ये दोनों पाटलिपुत्र और कुसुमपुर तो पटना का ही पुराना नाम है। देवनगर, ठीक है ना। गुप्तों की राजधानी को देवनगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देवनगर कहा जाता था। शायद कुछ विद्वानों का मत है कि देवनागरी लिपि का नाम जो देवनागरी क्यों पड़ा, शायद एक मत ये भी है कि देवनगर जो था ना गुप्तों की राजधानी, गुप्त काल उसी समय मतलब उत्तरोत्तर काल में था, यानी अंतिम में, तो मतलब उसी के चलते भी हो सकता है कि इसका नाम देवनागरी पड़ गया हो, क्योंकि गुप्तों की राजधानी को देवनगर कहा जाता था, देवों की नगरी, ठीक है। हाँ, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या है? देखिए अभी क्वेश्चन बताया थोड़ा देर पहले, पुत्री, बहन, भगनी, बहू। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी यानी देवनागरी लिपि जो थी उसकी क्या है? बहन है, उसकी क्या है? बहन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? केरल के शासक यानी जो केरला के राजा महाराजा पहले के थे ना, उन लोगों के जो मतलब वीर केरलस्य लिखा गया था। केरल में देखिए, केरल में एक ऐसा गांव है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, केरल में एक ऐसा गांव है, वहाँ का पूरी की पूरी 100% आबादी जो है ना संस्कृत भाषा में बात करती है। जैसे हम लोग का भाषा बिहार का क्या है, बिहार में हम लोग भोजपुरी में बात करते हैं, हम लोग का लोकल भाषा भोजपुरी ही ना है, हम लोग का मातृभाषा कहा जाए एक तरह से, हम लोग को माँ के साथ जो भी बात करते हैं किस भाषा में बात करते हैं? भोजपुरी में बात करते हैं। हिंदी भी है लेकिन ओरिजिनली हम लोग का क्या है? भोजपुरी भाषा है। उसी तरह से केरल में एक गांव है, उस गांव का नाम मिस्टेक हो रहा है, उस गांव के लोग संस्कृत में बात करते हैं, ठीक है ना, संस्कृत। तो मतलब संस्कृत के वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? जाहिर सी बात है, किस लिपि में लिखी गई है? नागरी लिपि में लिखी गई है। किस लिपि में? नागरी लिपि में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, पहले किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? किन राजाओं के लेखों को नंदी नागरी नाम? देखिए देवगिरी के राजाओं को, विजयनगर के राजाओं को, राष्ट्रकूट के राजाओं को, चोल राजाओं को। देखिए देवगिरी उस समय में जो था मध्यकाल में, मध्यकाल यानी मध्यकाल शुरू हो रहा था उससे पहले, प्राचीन काल से लास्ट में, मध्यकाल से पहले यानी 1000 ईस्वी के आसपास का बात है। देवगिरी, विजयनगर, राष्ट्रकूट, चोल, ये सब के सब राजा महाराजा होते थे दक्षिण भारत के, ठीक है ना। ये सब उन लोग का राज्य था। जैसे आज है ना महाराष्ट्र है,
कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है। उस समय भी राजा मतलब राज थे ये सब, ठीक है ना। उन कुछ क्षेत्र में राज करते थे। चोल, चेर, पांड्या ये तमिलनाडु, केरला में राज करते थे। राष्ट्रकूट जो थे ना महाराष्ट्र, विदर्भ साइड में राज करते थे, महाराष्ट्र के साइड में। विजयनगर जो था ना आज के जो क्या बोलते हैं आंध्र प्रदेश का इलाका है ना, मतलब यहीं का क्या बोलते हैं इसको, हैदराबाद वाला इलाका का आसपास का इलाका, उस पर शासन था विजयनगर का, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, विजयनगर के ही राजाओं के लेखों पर क्या था, नंदी नागरी नाम दिया गया था। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? ललित शैली, अभिनागर शैली, विभ्राट शैली और नागर शैली। तो इसको क्या कहता है, नागर शैली कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नागर शैली कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने थे, ठीक है ना, कब बने? तो इसका 2 सदी पहले, 2 दशक पहले, 20वीं सदी में, 11वीं सदी में। 2 सदी का मतलब क्या हुआ, दशक का मतलब पहले समझ लीजिए, आपको दशक सदी नहीं मालूम होगा। सदी का मतलब होता है 100 साल, यानी 2 सदी पहले का मतलब क्या हो गया, 200 साल पहले। 2 दशक पहले का मतलब क्या हुआ, 20 साल पहले। 1 दशक मतलब 10 साल, 2 दशक मतलब 20 साल, 3 दशक मतलब 30 साल। वहीं एक सदी की बात करें, 1 सदी मतलब 100 साल, 2 सदी मतलब 200 साल, 3 सदी मतलब 300 साल। तो 2 सदी पहले बनी थी, ठीक है ना। 2 सदी पहले मुद्रण टाइप बना था, ठीक है। मुद्रण टाइप का मतलब जैसे नहीं होता है कि टाइप राइटर में टाइप करने के लिए टाइपिंग किया जाता है, तो कब बना था, 2 सदी पहले, यानी लगभग 1800 ईस्वी के आसपास में, ठीक है। 2000 चल रहा है ना, 2000 से 1800 ईस्वी के। नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी, कब? 15वीं सदी में, ईसा पूर्व काल में, 8वीं से 11वीं सदी में, कभी नहीं। तो इसका आंसर होगा 8वीं से 11वीं सदी में, 8वीं से 11वीं सदी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ठीक है ना। उस समय सार्वदेशिक लिपि हो गई थी। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? नंदी नागरी, कोंकणी, ब्राह्मणी, सिद्धम। तो क्या कहलाती थी पहले? नंदी नागरी कहलाती थी। पहले दक्षिण भारत की जो लिपि थी वो क्या कहलाती थी? नंदी नागरी कहलाती थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? 1500 से अधिक, 2500 से अधिक, 3500 से अधिक और 4500 से अधिक। इसका आंसर होगा 2500 से अधिक निबंध उन्होंने लिखा, विषयों पर निबंध लिखा है, ठीक है। ये भी जो है ना नागरी लिपि, नागरी लिपि जो इनका निबंध 5 नंबर है, ये भी निबंध ही है। पूछतेगा कि कौन सी विधा है, तो निबंध है। क्या है? निबंध है। गुणाकर मूल्य द्वारा लिखित नागरी लिपि क्या है, मतलब पूछ देगा साक्षात्कार है, कहानी है, निबंध है, क्या है? तो क्या है? निबंध ही है। मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की भी लिपि क्या है? देवनागरी, मराठी, ब्राह्मणी, इनमें से कोई नहीं। बहुत से लोग मराठी मार देंगे, लेकिन मराठी भाषा का जो लिपि है ना वो भी क्या है? देवनागरी ही है। वो क्या है? देवनागरी ही है। 20 नंबर, देवनागरी। देवनागरी किसे कहते हैं? सॉरी, देवनागरी नहीं है, देवनागरी। थोड़ा देर पहले बताए हैं हम कि गुप्त राजा जो थे ना, गुप्त राजा, वो लोग का जो राजधानी था ना उन्हीं को देवनागरी कहा जाता था, देवनगर कहा जाता था। उसी से शायद हम लोग का लिपि का नाम देवनागरी प्रचलित हो गया होगा। और भी बहुत सारे मत हैं। बनारस से भी कुछ जुड़ता है देवनागरी शब्द का मतलब। बनारस से भी कुछ है कि वाराणसी को देवनगर भी कहा जाता था शायद, उससे भी है। कुछ विद्वानों का अलग अलग मत है। तो एक मत ये भी है कि देवनागरी पटना को कहा जाता था, ठीक है ना। पटना गुप्तों की राजधानी हुआ करती थी उस समय में, उसी को देवनागरी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? योगी, सिद्ध किया गया कार्य, महात्मा, एक प्रकार की लिपि। देखिए सिद्धम लिपि की बात हो रही है, जाहिर सी बात है। तो सिद्धम क्या है? एक प्रकार की लिपि है। सिद्धम क्या है? एक प्रकार की लिपि है। 22 नंबर क्वेश्चन, बेतमा कहाँ है? देखिए मैं बताया थोड़ा देर, बेतमा दानपत्र। बेतमा दानपत्र के बारे में शायद प्रथम क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन था। इसमें क्वेश्चन में क्या है कि बेतमा कहाँ है? बताए थे ना, मध्य प्रदेश में है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 पुणे, पटना, इंदौर के पास, इलाहाबाद। इसका आंसर होगा इंदौर के पास, क्योंकि इंदौर मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, ठीक है ना, एक बहुत ही स्वच्छ ज़िला। इंदौर के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोग ले लीजिए। इंदौर पिछले 4 या 5 साल से लगातार टॉप इंडिया का टॉप सिटी में एक आ रहा है। क्या चीज़ में टॉप कर रहा है? स्वच्छता में टॉप कर रहा है। यानी सबसे साफ़ सुथरा शहर। इंडिया में बहुत सारे शहर हैं ना, सैकड़ों शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, लेकिन उनमें सबसे साफ़ कोई शहर है ना
तो इंदौर का नाम है। इंदौर टॉप में मतलब 4-5 साल से, पिछले 4-5 साल से टॉप पे बना हुआ है। हर साल प्रतियोगिता में इंदौर ही जीतता है। सबसे साफ स्वच्छ शहर है इंदौर, ठीक है ना। इंदौर याद रखिएगा। इंदौर के पास बेतमा एक जगह है, ठीक है ना। इंदौर मध्य प्रदेश में है। ये भी पूछा जा सकता है कि बेतमा किस राज्य में है, तब मध्य प्रदेश आ जाएगा उसमें ऑप्शन, तो मध्य प्रदेश को मार देंगे। इंदौर के पास आ रहा है तो इंदौर के पास मार देंगे, ठीक है ना। यानी इंदौर मध्य प्रदेश में है। और इंदौर किस लिए प्रसिद्ध है? आज की डेट में, वर्तमान काल में इंदौर अपने स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध है। सबसे साफ सुथरे शहरों में आता है इंदौर, ठीक है ना। टॉप 10 टॉप पर आ रहा है, टॉप 1 पर आ रहा है फिलहाल, ठीक है ना, पिछले 3-4-5 साल में इंदौर के पास, ठीक है। श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोल लिख दिया गया वहाँ पे। श्रवण बेलगोला जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? देखिए आप लोग शायद चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुने होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, शायद वहीं चंद्रगुप्त मिस्टेक हो रहा है, शायद वहीं चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना, पटना से राजधानी छोड़कर लास्ट में अपने बेटे को राज्य सौंप कर श्रवण बेलगोला में ही जाकर उन्होंने जैन धर्म को अपना कर अपना प्राण वहीं पे त्याग दिया, ठीक है ना। जैन धर्म के आश्रम में जाकर अपना प्राण त्याग दिया, ठीक है। वहाँ पे श्रवण बेलगोला में एक बहुत बड़ा मूर्ति भी है जैन धर्म से संबंधित, ठीक है। वहाँ पे बहुत जैनी लोग जाते हैं, जैन धर्म के लोग मानने वाले वहाँ पे जाते हैं, उनका धार्मिक स्थल है। श्रवण बेलगोला जो तीर्थ स्थल है जैन धर्म का, वो कहाँ स्थित है, किस राज्य में, किस क्षेत्र में है? कर्नाटक, सिकंदराबाद, इलाहाबाद और वैशाली। तो जो है ना सिकंदराबाद में, कहाँ है? सिकंदराबाद में है। श्रवण बेलगोला कहाँ है? सिकंदराबाद में एक जैन तीर्थ स्थल है। ये भी पूछा जा सकता है श्रवण बेलगोला किस लिए प्रसिद्ध है? जैन धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के लिए, ये भी पूछा जा सकता है। तो उसमें ऑप्शन क्या मारिएगा आप लोग? जैन धर्म के लिए। अगला क्वेश्चन, हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद, तुलसी, वाल्मीकि, निराला। अधिकांश लोग वाल्मीकि या तुलसी मारेंगे, ठीक है ना, जो कि गलती कर बैठेंगे। वाल्मीकि या तुलसी मारकर गलती कर बैठेंगे। सरहपाद हिंदी के आदि कवि हैं। 25, नागरी लिपि किस विधा की रचना है? देखिए आ गया ना। नागरी लिपि क्या है? कहानी है, निबंध है, उपन्यास है या संस्मरण है? क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। नागरी लिपि निबंध है। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित की गई है? नागरी लिपि पाठ किस लिपि में है? ब्राह्मणी, खष्टी, देवनागरी, ठीक है ना। ये भी है, क्या है? देवनागरी लिपि में ही है। नागरी लिपि देवनागरी लिपि में ही लिखी गई। अगला क्वेश्चन 27, गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? देखिए अधिकांश लोग इसमें क्या करेंगे? मारेंगे क्या? देवनागरी। सोचेंगे कि हाँ हम लोग हिंदी के बुक में क्या है? देवनागरी लिपि है, तो गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? तो देवनागरी मारो और निकलो भागो, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अधिकांश लोग देवनागरी मारेंगे, गारंटी है। इसका आंसर क्या होगा? ब्राह्मणी लिपि, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ब्राह्मणी लिपि। गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? तो क्या है? ब्राह्मणी लिपि का संबंध है, देवनागरी लिपि नहीं होगा। देवनागरी लिपि क्योंकि चैप्टर है इसीलिए बहुत कोई मारेंगे नागरी लिपि से, देवनागरी मारेंगे सी, जो कि गलती हो जाएगा। 28 नंबर, अमोघ वर्ष कौन था? देखिए अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूट का राजा, राजवैद्य, राजवैद्य, दो ऑप्शन आ गया है। कवि, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रकूट का राजा था। राष्ट्रकूट क्या था? एक जगह का नाम है, महाराष्ट्र साइड में एक क्षेत्र है, वहाँ पे राजा हुए थे राष्ट्रकूट, ठीक है ना। राष्ट्रकूट का राजा हुए थे, ठीक है ना। जैसे मैं पटना का राजा, पाटलिपुत्र का उसी टाइम से क्या बोलते हैं, अवध का राजा था, उसी टाइम उसी प्रकार से होगा कि अमोघ वर्ष कौन था? राष्ट्रकूट का राजा था। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि गुणाकर मूल्य की किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि गुणाकर मूल्य जी की किस पुस्तक से लिया गया है? अक्षरों की कहानी, अक्षर कथा, अक्षर ज्ञान, भारतीय लिपियों की कहानी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ? सुपर 30 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए अगर आप लोग को चाहते हैं कि मतलब पूरा एकदम 24 चैप्टर यानी और जो क्या बोलते हैं इसका सेकेंड हिंदी वर्णिका है उसका भी आ जाए ऑब्जेक्टिव सीरीज सुपर 30, तो आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अधिक से अधिक चैनल को। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आप लोगों को जैसे ही वीडियो अपलोड होगा ना उसी समय आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। और नोटिफिकेशन आइकन दबाइएगा तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आप लोग को मैसेज मिल जाएगा यूट्यूब के थ्रू कि वीडियो अपलोड हो चुका है,
आप लोग इसको क्या कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, मैट्रिक की परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए बिहार बोर्ड से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 50 क्वेश्चन इसी से आते हैं, ठीक है ना। सुपर 30 यानी कहने का मतलब लगभग 30 वीडियो होगा इसका, ठीक है ना, लगभग 30 या 25 या 75 यानी लगभग 700-750 क्वेश्चन करने के बाद ऑब्जेक्टिव यहीं के यहीं याद हो जाएगा। और क्या होगा कि इससे आप लोगों का 50 नंबर कंफर्म हो जाएगा। 50 नंबर पढ़ने के लिए आपको मालूम है फिजिक्स और केमिस्ट्री दो विषयों को पूरा रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और यहाँ से सिंपली आ जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ था? 2009, 2008, 2010, 2011। तो इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ था? 2009 में हुआ था, ठीक है ना, 2009 में हुआ था। तो चलिए अगला सीरीज जल्द ही आने वाला है, जो कि अगले छठे चैप्टर का होगा, ठीक है ना, छठा सीरीज।